उनको आपातकाल में पैसे की मदद करेंगे। और इनको जब ये आपातकाल में पैसे की मदद, फिर क्या करते हैं, इनको पैसा देते हैं। ठीक है, तो नाबार्ड का ये जो कार्यक्रम है वो कब चालू हुआ, 1990। लास्ट ईयर एग्जाम में हम देखे हैं कि ये प्रश्न पूछा था कि स्व सहायता समूह में सिर्फ महिला सदस्य रहते हैं, पुरुष रहते हैं कि मिश्रित रहते हैं, गांव तक कैसे पहुंचाए। तो गांव के स्तर में, अगर ग्राम के स्तर में देखा जाए तो स्व सहायता समूह काम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह। ठीक है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि स्व सहायता समूह क्या होता है, इसकी संरचना कैसे हुई, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान में स्व सहायता समूह की स्थिति कैसी है। वर्तमान ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एडीओ की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए है। ठीक है, तो एडीओ में मेरा ऐसा, अगर आप मुझे ऐप में देख रहे हैं तो आपको अन्य कक्षाएं भी प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में भी हम अपनी कुछ कक्षाएं डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म का जो ऐप है उसके साथ आके आप हमारे साथ एडीओ की तैयारी में जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए चालू करते हैं स्व सहायता समूह। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह को समझने के लिए पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को समझने का। ठीक है, स्व सहायता समूह को समझने के लिए ऐसे समझिए, मान के चलिए एक गांव है। ठीक है, एक गांव है और एक गांव है, उस गांव का नाम है बिलगहना। बिलगहना उस गांव का नाम है। ठीक है, उस गांव में ABCDEFGHI ऐसे 3 3 6 3 3 9 J 10 लोग रहते हैं। ठीक है, ये 10 मेंबर रहते हैं कहाँ, गांव में। ठीक है, इन 10 के पास थोड़ी थोड़ी पूंजी है और इनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 10 मिलके आपस में एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। ये 10 लोग मिलके आपस में एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और इस ग्रुप को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस 10 के मिल के जो एक ग्रुप का निर्माण करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्वयं सहायता समूह। ठीक है, तो ये जो 10 लोग मिलके जब आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्व सहायता समूह बोलते हैं। ये हो गया पहला स्टेप इसको समझने का। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाए, अब यहां से ये प्रश्न उठता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कुछ काम करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं जिससे अपन क्या कर सके, अर्जन कर सके या अर्न कर सके। हम कुछ अर्न करना चाहते हैं, अर्न मतलब मनी, कुछ अर्न करना चाहते हैं ताकि हमारा जीविकोपार्जन क्या हो सके, आसान हो सके। ठीक है, तो ये 10 लोग मिलके आपस में अगर ये एक एक मिलके आपस में काम करना चाहें, मिस्टर ए बोले मैं अकेले काम करूं, मिस्टर बी बोले मैं अकेले काम करूं, तो हो सकता है ये अच्छे से स्मूथली काम ना कर सके। लेकिन ये सब लोग मिलके कुछ पैसा, मान के चलो 100 रुपए मिला के ये 10 लोग आपस में काम करना चालू करें तो ये 1000 रुपए की पूंजी के साथ, 1000 रुपए के कैपिटल के साथ ये अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए के कैपिटल के साथ ये अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मान के चलो ये सब आपस में मिले और एक छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करे। मान के चलो ये बुनकर हैं और बुनकर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और इनको एक ऑर्डर मिलता है, दीपावली का सीजन है और दीपावली में इनको ऑर्डर मिलता है कि भैया हमारे लिए आप क्या करो, 5 ठो पैंट सिल के दो हमको। ठीक है, 5 पैंट सिलने का इनको क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है। ठीक है, और ये जो 5 पैंट सिलने का इनको ऑर्डर मिलता है उसका कॉस्टिंग आता है 500 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए का अगर ये एक एक करके काम करते तो इनके पास तो एक के पास 100 ही रुपए था। ठीक है, तो ये अकेले काम करते तो शायद ये काम नहीं, टेंडर नहीं उठा पाते। लेकिन ये जो 5 पैंट बनाने का टेंडर है वो ये 10 लोग मिलके आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो जब 10 लोग आपस में मिल जाएंगे,
ये 10 लोग जब आपस में मिल जाएंगे और 5 पेंट बनाने का काम चालू करेंगे तो ये आसानी से कर लेंगे। और इनके पास फिर भी कैपिटल पूंजी कितनी बची रहेगी, इनकी जो पूंजी रहेगी, इनकी जो कैपिटल है वो कितना बैलेंस बचेगा, भी 500 रुपये बचा ही है। लेकिन जब ये 500 के टेंडर को पूरा कर लेंगे तो मान के चलो इनको 4000 रुपए का या 4500 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, ये 4500 रुपए क्या है, इनका प्रॉफिट का अमाउंट है। ठीक है, तो जो स्व सहायता समूह पहले जिनके पास कितना रुपए था, टोटल पूंजी कितनी थी 1000 रुपए की, अब उनके पास टोटल की पूंजी कितनी हो गई है, 5000 रुपए की टोटल पूंजी हो गई है। ठीक है, अब ये स्व सहायता समूह काम कैसे करते हैं कि इस ये 5000 रुपए की कैपिटल पूंजी को ये क्या कर देंगे, अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे, अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसमें क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। इस बैंक अकाउंट में वो क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे वो पैसे को। अब अगर ये अनवरत काल तक या अगर ये अपने ऐसा 2, 4, 5, 6 महीना तक करते रहे, ठीक है, 6 महीने तक ये प्रक्रिया चलते रही तो बैंक इसके बिहाफ में इसको लोन देना चालू कर देगा। बैंक क्या कर देगा, इसको लोन देना चालू कर देगा। अब इस लोन के अमाउंट को ये करेंगे क्या, ठीक है, अब इस लोन के अमाउंट को ये करेंगे अपने जो ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, मतलब ABCD से लेकर J तक, उनको आपातकाल में पैसे की मदद करेंगे। और इनको जब ये आपातकाल में पैसे की मदद करेंगे तो इसके बदले उनसे कुछ पैसा लेंगे। मान के चलो मिस्टर J को 200 रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने ग्रुप के पास जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे इसका नाम है गया मां जगदंबा स्व सहायता समूह, मां जगदंबा स्व सहायता समूह। तो ये मां जगदंबा स्व सहायता समूह के पास जाएगा और समिति में बैठेगा और उसमें बोलेगा कि भैया मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, ठीक है, मेरे को मदद करो। तो ये क्या करेंगे, इनको आपस में सहमति करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और ये डिसाइड कर, अगर ये बोलते हैं कि नहीं जे की मदद करना चाहिए तो ये बोलेंगे कि भैया तेरे को कितना चाहिए, 200 रुपए, बिल्कुल ले जा। तू इस 200 रुपए के बदले अगर किसी साहूकार से पैसा लेता या किसी बड़े मतलब ब्याज देने वाले व्यक्ति से पैसा लेता तो तेरे को उसके बदले 10%, 20% का ब्याज देना पड़ता। तो कुछ मत कर भाई, 200 रुपए के बदले तू एक काम कर, 210 रुपए हमको लौटाना। कितना रुपए लौटाना, ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं ना आपको, इतना छोटा अमाउंट नहीं रहता लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूं। तो ये 200 रुपए उधार दिए और 10 रुपए इसमें इनका फिर से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए इसमें क्या जुड़ गया, इसका प्रॉफिट हो गया। तो जो 5000 की पूंजी है वो 10 रुपए से और बढ़ गई। ठीक है, ऐसे कर करके ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जब ये सब आपस में मिलकर काम करना चालू करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्व सहायता समूह। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, हमको ये देखना है कि इनकी संरचना क्या होती है, संरचना क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, गठन कैसे होता है इसका, ठीक है, इसका वित्त पोषण कैसे होता है, वित्त पोषण कैसे होता है, किस तरीके से वित्त पोषण करते हैं। ठीक है, ये सारी बातों पर अपने को चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, संरचना कैसे होती है, गठन कैसे होता है, वित्त पोषण कैसे होता है, इन सारे विषय पे हमको क्या करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं हमको हमारा जो नोट्स है उसमें क्या क्या लिखा है। चलिए इसको अब वो जो एग्जाम्पल है उसी से रिलेट कर करके हम इसको पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, स्व सहायता समूह लोगों का, स्व सहायता समूह क्या है, लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, अपन एग्जाम्पल से समझे स्व सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। आइए अब इसको PDF के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि स्व सहायता समूह होता क्या है। ठीक है, देखो स्व सहायता समूह में क्या बोला है, स्व सहायता समूह लोगों का अनौपचारिक संगठन है। अपन क्या बोले, एक गांव में 10 लोग या 20 लोग मिलके एक स्व सहायता समूह का गठन करते हैं, तो ये लोगों का अनौपचारिक संगठन है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि स्व सहायता समूह औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अनौपचारिक ही हो। ठीक है, जो अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं। हम क्या बोले कि भैया इनके पास काम नहीं है और ये काम की तलाश में है, संसाधन नहीं है, पूंजी की तलाश में है, या तो ये अपना एक अलग रास्ता अपनाते हैं, बोलते हैं 10 या 20 लोग मिलके आपस में काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पूंजी इकट्ठा करते हैं, ना पूंजी की जरूरत रहेगी बहुत ज़्यादा, ना वर्कलोड रहेगा। ठीक है, तो एक साथ आते हैं, वे आमतौर पर स्वशासित
और साथियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले, समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग आमतौर पर किसी गैर सरकारी संगठन या सरकारी एजेंसियों की मदद लेते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, समान आर्थिक स्थिति और समान पृष्ठभूमि के लोग आपस में मिलकर एक स्व सहायता समूह होते हैं, क्योंकि अगर ये असमान आर्थिक स्थिति के लोग रहेंगे तो ये स्व सहायता समूह का दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार की गाइडलाइन है कि अगर बीपीएल का स्व सहायता समूह है तो इसमें बीपीएल के लोग रहेंगे, अगर एपीएल का स्व सहायता समूह है तो उसके बाद भी इसमें 80% बीपीएल का रहना आवश्यक है। 80% बीपीएल के लोगों का रहना आवश्यक है, ताकि निर्णयन की जो क्षमता, निर्णयन की जो भूमिका है उसमें बीपीएल की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जो बीपीएल के लोग हैं वो निर्णयन में रहे। हालांकि होता यह है, एपीएल और बीपीएल मिल के आपस में मतलब मिक्स स्व सहायता समूह का निर्माण करने की इजाज़त इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई एक व्यक्ति के पास अधिक पैसा है और आप उसको शामिल करना चाहते हो, तो ठीक है वो पैसा ज़्यादा लेके आए और वो काम करे हमारे साथ, लेकिन अगर बात रहेगी कार्य के संबंध में निर्णय लेने की तो उसमें लोकतांत्रिक तरीके को अपनाना आवश्यक रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोला समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग आमतौर पर किसी गैर सरकारी संगठन या सरकारी एजेंसी की मदद लेते हैं और अपने मुद्दों को सुलझाने तथा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्व सहायता समूह का विकास। ठीक है, भारत में स्व सहायता समूह के विकास के लिए हम किसको किसको कब कब का क्रम देख सकते हैं। देखो हम देख सकते हैं दो क्रम में स्व सहायता समूह का विकास हुआ है। एक तो है 1954 1954। ठीक है, जब हम पहली बार टेक्सटाइल मिल के मजदूर, जो महिला मजदूर थी, उनका एक ग्रुप बनाए और हम ये सोचे कि भाई ये ग्रुप बना के कोई काम करे, तो 1900। लेकिन संगठित प्रयास इला भट्ट ने 1972 में किया। संगठित प्रयास कब हुआ? 1972 में इला भट्ट ने किया। और उसके बाद नाबार्ड की जब स्थापना हुई तो नाबार्ड ने 1992 में बैंक लिंकेज प्रोग्राम चालू किया और 93 में इसको मूर्त रूप देना चालू किया और स्व सहायता समूह को बैंक से लिंकेज करना चालू किया, ताकि हम स्व सहायता समूह को सरकारी मदद भी पहुंचा सके। ठीक है, स्व सहायता समूह को सरकारी मदद पहुंचा सके ताकि वो और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर ले। तो हमको जो स्व सहायता समूह की उत्पत्ति में 3-4 ईयर को याद रखना है, 1954 को, 1972 को और 1992 और 93 को। आइए देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। भारत में स्व सहायता समूह की उत्पत्ति का पता 1972 में, भारत में स्व सहायता समूह की उत्पत्ति का पता 1972 में स्वरोजगार महिला एसोसिएशन, सेवा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, स्वरोजगार महिला एसोसिएशन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, सेवा की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई सेवा की स्थापना? 1972 में। किसने की थी? इला भट्ट करके एक महिला थी, इला भट्ट करके एक महिला थी, उन्होंने सेवा की स्थापना की थी। दूसरी लाइन बोलती है इससे पहले भी स्वयं संगठन के लिए छोटे छोटे प्रयास किए हुए थे। उदाहरण के लिए 1954 में जो मैं आपको बताया, अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन था, टीएलए, ने अपनी महिला शाखा बनाई। ठीक है, जो टीएलए था, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, उन्होंने क्या किया? अपनी महिला शाखा का निर्माण किया ताकि मजदूरों के परिवारों की जो महिलाएं हैं को सिलाई बुनाई आदि के कौशल सिखाए जा सके। ठीक है, इला भट्ट ने 1972 में सेवा का गठन किया। उस सेवा का गठन किया और बुनकरों, कुम्हारों, फेरी वालों, असंगठित क्षेत्रों के अन्य गरीब और स्वरोजगार वाले महिला श्रमिकों को अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से साथ में जोड़ा। 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना बनाई, जो आज बुनकरों को सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग परियोजना है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझो। नाबार्ड क्या है पहले तो ये समझो। ठीक है, नाबार्ड जो अपन बोल रहे हैं, नाबार्ड की जो बात कर रहे हैं अपन, नाबार्ड है क्या? ठीक है, नाबार्ड एक
एजेंसी है, ठीक है। नाबार्ड एक एजेंसी है। देखो, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए क्या काम करती है? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेट होते हैं जो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या जो अन्य संस्थाएं हैं, वो आरबीआई से रेगुलेट होती है। लेकिन होता क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन को बड़े बड़े लोगों का कैप्चर है। ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास उत्थान के लिए काम नहीं करते, ठीक है। तो सरकार क्या की, आरबीआई और इन दोनों के बीच में एक संस्था का निर्माण की, वो क्या है? नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड का पूरा फोकस क्या रहता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। नाबार्ड का पूरा फोकस रहता है रूरल इकोनॉमी में ध्यान देना। और नाबार्ड खुद पैसा नहीं देती, खुद बैंक लोगों तक नहीं पहुंचती। ये क्या करती है, इन बैंकों को बोलती है कि आप क्या करो, एग्रीकल्चर में, ठीक है, एसएचजी में, ठीक है, अन्य चीजों में पैसे इन्वेस्ट करो। इन लोगों को क्या दो? पैसा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप क्या करो? पैसे इन्वेस्ट करो। और इनको जो आप पैसा दोगे उसमें आपको रिस्क कवर की चिंता नहीं करना है। रिस्क कवर कौन देगा? मैं दूंगी, ठीक है। तो ये नाबार्ड इन बैंकों को पैसा देती है और ये बैंक फिर क्या करते हैं? इनको पैसा देते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड का ये जो कार्यक्रम है वो कब चालू हुआ? 1992 में। 1992 में वो क्या की कि भैया ये इसको क्या की, बैंक से लिंकेज कराना चालू की। क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जब तक वो बैंक से लिंकेज नहीं होगा तब तक उनको लोन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा स्व सहायता समूह को जोड़ के उनको पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराए ताकि वो अपना काम चालू कर सके और स्वरोजगार की दिशा में देश प्रगति कर सके, ठीक है, और लोगों के पास रोजगार क्रिएट हो सके, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज परियोजना बनाई, ठीक है। बैंक लिंकेज परियोजना कब बनाई गई? 1992 में। जो आज दुनिया की माइक्रो फाइनेंसिंग के क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। 1993 से नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर स्व सहायता समूह, जो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, को बैंक में बचत खाते खोलने की अनुमति दे दी। बचत खाते खोलने की अनुमति दे दी, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसे समूहों के गठन और कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना था। यह 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में विकसित हुई, ठीक है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कार्यक्रम चलाया, ठीक है, पहले तो ये किस रूप में काम करना चालू की? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पहले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विकास योजना के नाम से चालू की गई थी, ठीक है। उसके बाद ये 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हुआ। फिर एनआरएलएम कब हुआ? 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में विकसित हुई। ये बाद में अपन पढ़ेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं? स्वरोजगार। अभी तक की क्लास में हम ये देखें कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते किसको है, स्व सहायता समूह किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्व सहायता समूह का इसको बोलते हैं जो आजीविका के लिए आपस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग आपस में मिलकर जब काम करते हैं तो वो स्व सहायता समूह कहलाता है, ठीक है। स्वयं की सहायता करने के लिए आपस में जुड़ के काम करते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई? 1954 में थोड़ा झलक देखने को मिली थी। 1972 में इला भट्ट ने पहला स्व सहायता समूह का निर्माण करवाया। 1992 में बैंक का नाबार्ड का कार्यक्रम चालू हुआ। 1993 में नाबार्ड मूर्त रूप में आया। 1993 के बाद 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई बैंक लिंकेज के बाद। उसके बाद 2011 में यही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को एनआरएलएम के रूप में दे दिया गया। तो अगर इसको अपने को आसान भाषा में याद रखना है तो हमारा क्रम क्या होगा? सबसे पहले 1954, ठीक है, जिसमें टेक्सटाइल मिल टीएलए टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 1972, जिसमें हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक सेकंड रब करना पड़ेगा, ठीक है,
हाँ ठीक है। उस पहले अपन देखेंगे 1954 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, उसके बाद देखेंगे 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, जिसको अपन सेवा भी बोलते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे 1792 में 1992 में नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। उसके बाद 1993 में ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना चालू किया, यही नाबार्ड की जो परियोजना है। कौन सी परियोजना थी? बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद 1999 आया जब अपन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू किए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू किए। उसके बाद अपन क्या करेंगे 2011 में NRLM, ठीक है। तो विकास के क्रम में 1954 से आप चालू कर सकते हो 2011 तक, ठीक है। 1954, 1972, 1992, 1993, 1999 और 2011, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब यहां देखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं, स्व सहायता समूह, उनका मेन काम क्या रहता है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं भाई। ठीक है, चलो। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम क्या रहते हैं? देखो, स्व सहायता समूह के क्या काम रहते हैं? 3। तो इसको अपन सबसे पहले समझो कि स्व सहायता समूह का काम जो है निर्धारित है, ठीक है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का कार्य क्या क्या करती है अगर ये बोला जाए तो आपको 3 चीज बस याद रखना है। 3 कोर काम रहते हैं इसके। पहला, कोई भी स्व सहायता समूह बनाएगा तो उसका सबसे पहला काम रहता है कि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऋण की उपलब्धता ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो काम रहता है, वो पहला है ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद बचत का भाव सुनिश्चित करना, बचत की भावना का विकास करना, बचत की भावना का क्या करना? विकास करना। ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, बचत की भावना का विकास करना, बचत की भावना का क्या करना? विकास करना। उसके बाद जो तीसरा और इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट काम रहता है इसका, वो ये इसका काम रहता है स्किल में कौशल विकास करना, कौशल का विकास करना, ठीक है। जो काम कर रहे हैं उसके लिए स्किल होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है? अपने मेंबर्स को स्किल डेवलपमेंट के दिशा में भी काम कराता है। तो पूरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, स्वयं सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट है, वो 3 मेन काम करता है। वो है ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, बचत की भावना का विकास करता है और कौशल विकास में काम करता है, ताकि एक साथ मिलकर इफेक्टिव तरीके से वो काम कर सके। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे नोट्स में ये क्या बोला है, ठीक है। देखो, स्व सहायता समूह के कार्य। स्व सहायता समूह वे रोजगार और आय सृजन की गतिविधियों में क्षेत्र में समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों की कार्यात्मक क्षमता के निर्माण का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद वे ऐसे लोगों को बिना किसी जमानत के ऋण, मैं आपको क्या बोला? ऋण। भैया, गांव के सामान्य लोगों को ऋण देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता। ऋण उनको मिलता किससे? साहूकारों से, ठीक है। बड़े बड़े जो ब्याजखोर टाइप के लोग रहते हैं उनसे ऋण मिलता है। अब वो ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, अर्थव्यवस्था में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऋण के दुष्चक्र में फंसे लोगों को बचाने का एक ही उपाय रहता है कि भैया हम क्या कर सकें इसके लिए कि भाई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करें। ऋण के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोग एकदम प्रताड़ित ना हो, तो ऋण उपलब्ध कराए, जिसे आमतौर पर बैंकों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। विचार विमर्श, सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से संघर्षों का से समाधान भी करते हैं। वे गरीबों के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग सेवाओं का वही ऋण है।
वे आमतौर पर बैंकिंग सेवाओं के गरीबों तक विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। वे गरीबों में बचत की आदत, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बचत की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। तो पहला तो हो गया ऋण, दूसरा हो गया बचत की भावना, तीसरा हो गया स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम करते हैं। मतलब वो ऐसे व्यवस्था करते हैं कि भाई वो काम करने योग्य हो सके। ठीक है, आइए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, स्व सहायता समूह के क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स क्या क्या होता है ये स्व सहायता समूहों का, इसको देखो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह के प्रकार क्या होता है, टाइप्स क्या होती है। देखो, प्रकार के बारे में समझाते हुए हमको यह बताया गया है कि कितने प्रकार होंगे। एक तो आर्थिक दृष्टि से बांटा गया है स्व सहायता समूह को, दूसरा लिंगों की दृष्टि से या सेक्सुअल आइडेंटिटी के रूप में बांटा गया है, दूसरा विशेष उद्देश्य के लिए बांटा गया है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो एक तो होता है भैया बीपीएल स्व सहायता समूह, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, बीपीएल का स्व सहायता समूह, जिसमें स्व सहायता समूह के जितने भी सदस्य रहेंगे, मान के चलो एक स्टैंडर्ड मापदंड है कि 10 से 20 सदस्य मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण करते हैं, तो पूरे 10 से 20 सदस्य क्या रहेंगे, बीपीएल, तो वो क्या हो गया, बीपीएल स्व सहायता समूह। ठीक है, और दूसरा होता है एपीएल स्व सहायता समूह। एपीएल स्व सहायता समूह का क्या मतलब होता है, इसमें जो हमारे मापदंड है 10 से 20 सदस्य, इसके 20% बस क्या हो सकते हैं, एपीएल हो सकते हैं, बाकी जो 80% सदस्य होंगे वो अनिवार्य रूप से बीपीएल का रहना आवश्यक है। ठीक है, और ये जो 20% एपीएल के सदस्य हैं ना बच्चों, वो भी तभी स्व सहायता समूह का हिस्सा बन सकते हैं जब ये 80% उनको शामिल करना चाहते हैं। मैं आपको बताया ना, स्व सहायता समूह का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली जो आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, इसका दुरुपयोग ना हो सके इसलिए इसमें ऐसी प्रावधान को रखा गया है। ठीक है, तो हम क्या देखें, आर्थिक रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं स्व सहायता समूह को। पहला हो गया बीपीएल के स्व सहायता समूह, दूसरा हो गया एपीएल के स्व सहायता समूह। जो समूह में संपूर्ण सदस्य बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे वो बीपीएल का स्व सहायता समूह होगा, और जिस समूह में लगभग 20%, अधिकतम 20% सदस्य क्या है, एपीएल है, और बाकी के सदस्य बीपीएल है, वो मिश्रित या एपीएल के स्व सहायता समूह कहला सकते हैं। अगर हम लिंग की दृष्टि से देखे जाए तो पुरुष का स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह, मिश्रित स्व सहायता समूह। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है, तो लास्ट ईयर एग्जाम में हम देखे हैं कि ये प्रश्न पूछा था कि स्व सहायता समूह में सिर्फ महिला सदस्य रहते हैं, पुरुष रहते हैं कि मिश्रित रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर ये पूछ चुका है कि मिश्रित स्व सहायता समूह होता है कि नहीं, तो होता है। ठीक है, तो लिंग के आधार पे पुरुष, महिला और मिश्रित। विशेष उद्देश्यों के लिए जैसे आजीविका मिशन के लिए कोई काम करना है तो वहां स्व सहायता समूह की सहायता से काम कर रहे हैं, नवा अंजोर के लिए कोई काम करना है तो उसके लिए काम कर रहे हैं, सिंचाई परियोजनाओं के लिए काम करना है तो उसके लिए स्व सहायता समूह बना के काम कर रहे हैं। तो प्रकार या टाइप्स हम समझ चुके हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में स्व सहायता समूहों के विकास के चरण, क्या क्या विकास के चरण है भैया। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए आपको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आपको सबसे पहले तो समूह का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, समूह का गठन करने के साथ ही साथ आप उसकी संरचना निर्धारित करोगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो हमारी स्व सहायता समूह काम कर रही है उसका शेप क्या होगा स्व सहायता समूह का। दूसरा हो गया कि भैया आप देखोगे कि पूंजी का आएगी कहां से। ठीक है, जो स्व सहायता समूह होगा उसकी पूंजी आएगी कहां से। ठीक है, और पूंजी आएगी कहां से, और पूंजी की सहायता से जो पूंजी का निर्माण हम करेंगे वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो पूंजी आएगी कहां से, तो सब काउंट्री करेंगे या सदस्यता शुल्क लेंगे, जैसा भी लेंगे। उसके बाद पूंजी अगर आ भी गई तो उस पूंजी से हम काम कैसे करना चालू करेंगे, तो उस पूंजी से पूंजी निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में दूसरा चरण हो गया। ठीक है, और आय का सृजन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल जो चाहिए हमको, उस दिशा में कैसे काम करेंगे, आवश्यक कौशल की जो विकास करना पड़ेगा उसके लिए काम। तो विकास के चरण क्या हो गया, सबसे पहले समूह का गठन और संरचना, दूसरा वित्त पोषण और पूंजी का निर्माण हो गया, तीसरा हो गया समूह के लिए आय सृजन को बढ़ावा देना और आवश्यक कौशल का विकास करना। ठीक है, तो ये तीन चीज बोला गया है इसमें, किसमें, स्व सहायता समूह में तीन चरण रहता है इसका। ठीक है,
अब इसमें पहले देखो गठन और संरचना, समूह का जो गठन होता है और संरचना होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अपन देखें कि 3 चरण होता है इसका विकास का, समूह के विकास का 3 चरण के बारे में अपन पढ़े। पहला चरण क्या हो गया, समूह का गठन और संरचना। दूसरा वित्त पोषण और पूंजी का निर्माण। तीसरा क्या होगा, समूह के लिए आवश्यक कौशल का विकास। तो एक एक करके अब इसको पढ़ना चालू करेंगे। आज की जो क्लास होगी हम उसमें अपन इस भाग को कवर करेंगे, फिर आने वाले क्लास में इन दोनों भाग को देखेंगे, ठीक है। तो अभी जब आने वाली जो भी चर्चाएं होंगी वो यानी तो गठन के संबंध में होगी यानी तो वो संरचना के संबंध में होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहला लिखा है समूह का गठन और समूह की संरचना। समूह का गठन और समूह की संरचना। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्व सहायता समूह का गठन और के बारे में क्या बोला है, तो ये बोला है कि सबसे पहले तो सामान्य परिस्थितियां हैं अगर, तो 10 से 20 सदस्य स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी स्व सहायता समूह का निर्माण करने के लिए, ठीक है। तो स्व सहायता समूह के सदस्य जो रहते हैं 10 से 20 भी हो सकते हैं, 5 से 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 2 से 5 भी हो सकते हैं। इन तीनों चीज को समझना है, ठीक है। स्व सहायता समूह का गठन करना है तो स्व सहायता समूह 10 से 20 सदस्यों के बीच में भी हो सकता है, 5 से 20 सदस्यों के बीच में भी हो सकता है, 2 से 5 सदस्यों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। हमको अगर देखना है कि अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो 10 से 20 सदस्य मिलके एक स्व सहायता समूह का गठन करेंगे, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन करेंगे। लेकिन अगर ये जो समूह है वो दिव्यांगों का है, मरुस्थलीय क्षेत्र में है या पिछड़े क्षेत्र में है, ठीक है, ये अगर ये दिव्यांगों का समूह है या पिछड़े क्षेत्र में अगर ये समूह है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी बोल दी गई है, 5 मिनिमम को क्या कर दिया गया है, 10 से आधा करके 5 कर दिया गया है, ठीक है। 5 स्व सहायता समूह मिला के भी भाई आप क्या कर सकते हो, स्व सहायता समूह का निर्माण करोगे। अगर दिव्यांगों का स्व सहायता समूह है या पिछड़े क्षेत्र का स्व सहायता समूह है, मरुस्थलीय इलाके का स्व सहायता समूह है तो 5 से 20। और इसमें बोला गया है कि अगर अब नवा अंजोर योजना के तहत कोई काम हो रहा है, नवा अंजोर योजना के तहत अगर आप काम कर रहे हो, नवा अंजोर योजना हेतु काम कर रहे हो, ठीक है। अगर ये क्षेत्र लघु सिंचाई क्षेत्र में आता है, लघु सिंचाई का क्षेत्र है, तो इसके लिए आप 2 से 5 सदस्य मिला के भी क्या कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर सकते हो। तो अगर गठन के संबंध में अपन पहली चर्चा देख रहे हैं सदस्यों के लिए कि कितने सदस्य मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण होगा, तो हम देखें 10 से 20 सदस्य मिलकर भी स्व सहायता समूह का निर्माण हो सकता है, 5 से 20 सदस्य मिलकर भी स्व सहायता समूह का निर्माण हो सकता है, 2 से 5 सदस्य मिलकर भी स्व सहायता समूह का निर्माण हो सकता है। यदि सामान्य परिस्थितियां हैं तो 10 से 20 सदस्य मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण करेंगे। यदि अगर पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है, पिछड़ा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हम ये बोला गया है कि 5 से 20 सदस्य मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण करेंगे। यदि नवा अंजोर योजना है, लघु सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, तो इनके लिए बोला गया है 2 से 5 सदस्य मिलके आप क्या कर सकते हो, स्व सहायता समूह का निर्माण कर सकते हो। ये हो गया सदस्य संबंधित। इसके बाद बोला है कि आयु वर्ग क्या रहेगी, किस आयु के सदस्य को आप स्व सहायता समूह में शामिल करोगे, तो बोला गया है 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के लोगों को मिलाकर ही हम क्या करेंगे, स्व सहायता समूह को निर्माण करेंगे। ना 18 से कम के लोग को हम शामिल करेंगे स्व सहायता समूह में, या ना तो 65 से ज्यादा के सदस्यों को स्व सहायता समूह में शामिल करेंगे। अब कुछ चीजों को ध्यान रखना है। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही स्व सहायता समूह में शामिल होगा, एक परिवार से केवल एक सदस्य ही स्व सहायता समूह में शामिल होगा। ऐसा क्यों बोला गया है, इसको ध्यान रखिए कि अगर एक परिवार के एक से अधिक सदस्य मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण कर भी लेते हैं तो उसमें एक परिवार निर्णयन की भूमिका में हावी हो जाएंगे, और जो हमारा जो मूल अवधारणा है लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए वो फॉलो नहीं होगा। इसलिए हम बोले एक परिवार के एक सदस्य ही स्व सहायता समूह में शामिल होंगे। समूह के जो समूह का निर्माण होगा वो एक मोहल्ला, एक पारे, टोला, ग्राम के होने चाहिए। मतलब एक गांव के एक स्व सहायता समूह से अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हो आप तो एक गांव का ही एक स्व सहायता समूह होगा। ये नहीं 2 गांव मिलके एक स्व सहायता समूह बनाए, नहीं, एक गांव का एक स्व सहायता समूह होगा। उसमें जो लोग होंगे वो उसी गांव के सदस्य होंगे,
ठीक है। एक आदमी दूसरे गांव का, तीसरे गांव का, ऐसा नहीं होगा। एक गांव के लोग मिलके ही 10 से 20 सदस्य या 5 से 20 सदस्य या 2 से 5 सदस्य मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो एक परिवार के एक सदस्य, एक गांव का एक स्व सहायता, मतलब एक जो स्व सहायता समूह का निर्माण होगा उसमें जो सदस्य होंगे वो एक गांव से संबंधित होंगे, ठीक है। समूह के सदस्य समान आर्थिक स्थिति के लोग होने चाहिए। मैं आपको क्या बताया कि हम बीपीएल स्व सहायता समूह भी होता है और एपीएल स्व सहायता समूह भी होता है, लेकिन एपीएल के लोगों की संख्या मैक्सिमम 20% हो सकती है और वो मैक्सिमम संख्या भी तब होगी जब अन्य बीपीएल के सभी सदस्य इस बात पे राजी हो जाएं कि नहीं, एपीएल के सदस्यों को अपने बीपीएल में स्व सहायता समूह में शामिल करना है, ठीक है। समूह के गठन के पश्चात भी समूह की राय से नए सदस्य प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। समूह के गठन के बाद भी, ठीक है, समूह के गठन के पश्चात भी समूह की राय से नए सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। कम से कम 80% सदस्य बीपीएल के होने आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम व शर्तें। अब कुछ कुछ नियम बताई गई है गठन से संबंधित, तो और नियम देख लेते हैं। क्या बोला है? समूह में कम से कम 6 माह से सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिए। भाई 6 माह प्रॉपर काम करना चाहिए। लोन अगर आपको चाहिए तो 6 माह काम करना चाहिए। समूह में जितने सदस्य होंगे उनका सामान्य शुल्क के रूप में 10 रुपये लेना आवश्यक है। आपको समूह के सदस्य अगर बनाना है तो आपको मिनिमम 10 रुपये सदस्यता शुल्क लेना ही पड़ेगा। स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा समूह में निरंतर मासिक बचत अपने पास उपलब्ध संसाधनों में जमा हो, ठीक है। स्व सहायता समूह का गठन अगर आप कर रहे हो तो आपको निरंतर बचत की भावना का विकास करना होगा। जमा राशि जो भी आप बैंकों में करेंगे, जो आप अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे, जमा राशि से ऋण दिया जाता है, ठीक है। यही जो जमा राशि होगी, बचत की भावना होगी, उसी से आप क्या करोगे? ऋण दोगे। कार्यों को लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे एक स्व सहायता समूह का निर्माण हुआ, ठीक है, उसमें 10 से 20 सदस्य चुने, ठीक है। अब उसके पदाधिकारियों का स्व सहायता समूह में 3 पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है सचिव, तीसरा होता है कोषाध्यक्ष। ये 3 पदाधिकारी का अगर चुनाव करना है तो ये चुनाव कैसे होगा? लोकतांत्रिक तरीके से होगा, ठीक है। चक्रीय क्रम में होगा, 2 साल के लिए होगा। तो ये सब लोकतांत्रिक मान्यताएं जोड़ी गई है स्व सहायता समूह में, ताकि इसका स्वस्थ विकास हो सके, सभी में नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके, सभी में निर्णयन का विकास हो सके, सब में एक लीडर का विकास हो सके, सभी कोई लीड कर सके, ठीक है। तो कार्यों में लोकतांत्रिक मान्यताओं को ध्यान में रखा गया है। समूह को बैठक समाप्त या मासिक आधार पर बुलाई गई हो, ठीक है। समूह की बैठक क्या होगी? साप्ताहिक या मासिक आधार पे बुलाई जानी चाहिए। बैठक जो रहेगी वो साप्ताहिक भी हो सकती है या मासिक भी आधार पर भी हो सकती है। खातों का पूरा विवरण रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा। अगर आप स्व सहायता के रूप में काम कर रहे हैं और आप सचिव हैं तो मीटिंग की एक एक विवरण आपको किस में रखना होगा? रजिस्टर में मेंटेन करना होगा। पंचसूत्र का पालन करना होगा। क्या है पंचसूत्र? आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पंचसूत्र का पालन करना होगा, ठीक है। समूह में बैंक खाता अनिवार्य है। आपको बैंक खाता खोलना ही पड़ेगा अगर समूह के रूप में काम करना है। अगर आपको सरकारी मदद चाहिए तो समूह का बैंक खाता होना चाहिए। समूह निधि में चक्रीय परिवर्तन होना चाहिए, मतलब जो निधियों में पैसा जमा हो रहा है उसको लोन के रूप में बांटना भी जरूरी है। उस पैसे का फ्लो होना जरूरी है, तभी तो बढ़ेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में पदाधिकारियों का चयन हो, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो? पदाधिकारियों का चयन हो, ठीक है। तो ये हो गया कुछ नियम और शर्तें हैं। क्या क्या है? 6 माह काम हो, 10 रुपये सदस्यता शुल्क हो, निरंतर मासिक बचत की भावना का वृद्धि होना चाहिए, जमा राशि जो रहेगी उस पर ऋण देंगे, कार्य लोकतांत्रिक मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए, बैठक साप्ताहिक और मासिक होना चाहिए, खातों का पूरा विवरण रजिस्टर में होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन होना चाहिए, बैंक खाता अनिवार्य है, समूह निधि चक्रीय परिवर्तन, प्रत्येक 2 वर्ष में पदाधिकारियों का चयन, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि समूह के पदाधिकारी, अब इसमें और इसको रेगुलेट कौन करता है? ये जो समूह है, समूह के कुछ लोग तो होंगे जो एक्स्ट्रा एक्टिव सदस्य होंगे, तो उनको पदाधिकारी के रूप में चुना जाता है। पहला पदाधिकारी होगा अध्यक्ष, फिर कोषाध्यक्ष, फिर सचिव, ठीक है। तो 3 पदाधिकारी होते हैं, मैं आपको बताया, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। पहला जो पदाधिकारी होता है वो लोकतांत्रिक प्रकार से, पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से
10 से 20 सदस्य का एक स्व सहायता समूह होगा। एक जो स्व सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें 10 से 20 सदस्य होंगे, उसमें 10 से 20 सदस्य होंगे। ये 10 से 20 सदस्य जो रहेंगे वो इलेक्शन के माध्यम से इन पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। कौन कौन का? अध्यक्ष का, सचिव का और कोषाध्यक्ष का, ये तीनों का चुनाव करेंगे। इसमें वोट कौन देगा? जो इनके सदस्य होंगे, ठीक है। और सदस्यों की सदस्यता शुल्क कितनी होती है? 10 रुपये। ये जो इलेक्शन होगा वो कितने साल के लिए होगा? 2 वर्षों के लिए होगा, ठीक है, 2 वर्षों के लिए होगा। ये इसमें पदाधिकारियों का केवाईसी कराना आवश्यक होगा। जो केवाईसी होता है ना बैंकों में पैसा आहरित करने के लिए, तो सदस्यों का केवाईसी नहीं होता, पदाधिकारियों की केवाईसी कराई जाती है। और जो इसमें से बोला गया है कि कोई भी 2 सदस्य मिलके पैसे को आहरित कर सकते हैं। मतलब पैसे जो समूह के बैंक में जमा रहते हैं, कोई 2 सदस्य मिलके ही उस पैसे को क्या करेंगे? आहरित करेंगे, विड्रॉल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कार्य बताए गए हैं कि क्या क्या काम करते हैं। पहले तो भाई अध्यक्ष का क्या काम होगा? समूह में बैठक बुलाना, ठीक है। बैठक को की जो सदस्य है, कौन कौन उपस्थित हुआ है, कौन कौन नहीं हुआ है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ठीक है। जब बैठक बुला लिया है, ठीक है, तो आपस में समन्वय स्थापित हो सके इसकी व्यवस्था करना, चर्चा कराना, मतदान करना, निर्णायक वोट देना, ये सब सारे काम होंगे। तो देखते हैं। बैठक बुलाने का काम करता है अध्यक्ष, ठीक है। सभी सदस्यों के बीच समानता का व्यवहार करेगा, ठीक है। प्रस्ताव को रखना, प्रस्ताव पर चर्चा कराना और प्रस्ताव में निर्णायक मत देना, ये अध्यक्ष का काम रहता है। सदस्यों की उपस्थिति का ध्यान देना, ये अध्यक्ष का काम रहता है। बैंक खातों का संचालन करना, ये किसका काम रहता है? अध्यक्ष का। बेसिकली बैंक खातों का संचालन तीनों करते हैं, तीनों में से 2 लोग मिल जाते हैं तो बैंक से पैसा विड्रॉल हो जाता है, ठीक है। सचिव का काम रहता है, जो बैठक है उसका मिनट्स तैयार करना, मतलब जो लेखा जोखा दस्तावेज का की देखरेख करना, दस्तावेज तैयार करना। बैंक खातों का संचालन करना और कार्यवाही को लिखना, रजिस्टर तैयार करना कार्यवाही का, ठीक है। क्या क्या विषय में चर्चा हुई? दूसरा क्या बोला है? कोषाध्यक्ष के काम। कोषाध्यक्ष क्या करता है? बैंक खातों का संचालन करता है, ठीक है। बैंक में पैसा जमा करता है, पैसे संबंधित किस्तों का भुगतान करता है कोषाध्यक्ष। पैसों का हिसाब किताब करने का काम किसका रहता है? कोषाध्यक्ष का रहता है, ठीक है। अब समूह की संरचना, गठन से संबंधित बात तो सीख गए, अब समूह की संरचना कैसे होती है देखिए, सरकार ने व्यवस्था की है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हम स्व सहायता समूह या गांव तक कैसे पहुंचाए। तो गांव के स्तर में, अगर ग्राम के स्तर में देखा जाए तो स्व सहायता समूह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सरकार डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर संकुल तक, संकुल से लेकर ग्राम तक और ग्राम से लेकर गांव तक एक संरचना बना के रखी है जिससे स्व सहायता समूह को इफेक्टिव तरीके से और आगे बढ़ाया जा सके। इसमें सबसे नीचे काम करता है स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह में कितने लोग रहते हैं? 10 से 20 लोग मिलकर स्व सहायता समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है देखो, स्व सहायता समूह कहाँ रहता है? ग्राम के स्तर पे रहता है। कहाँ रहता है? ग्राम के स्तर पे। तो एक गांव के 10 या 20 सदस्य मिलकर एक स्व सहायता समूह का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक गांव है, ग्राम के स्तर में एक गांव के लोग, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल से अपन समझ रहे थे इसको यहां से उठाते हैं। जो अपन पहले एग्जाम्पल लिए कि एक गांव है बिलगहना, ठीक है। इस बिलगहना के ABCDEFGHIJ ऐसे 10 लोग मिलके एक सिद्ध बाबा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्व सहायता समूह का निर्माण किए, ठीक है। ये सिद्ध बाबा सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किए। इसमें कितने सदस्य हैं? 10 से 20 सदस्य हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? अपने पदाधिकारी का भी चुनाव कर ले रहे हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा इसमें चुनाव के माध्यम से, एक सचिव होगा और इसमें एक क्या होगा? एक अध्यक्ष सचिव, एक क्या होगा? कोषाध्यक्ष। एक क्या होगा? कोषाध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये 10 से 20 सदस्य मिलके एक गांव जो किससे संबंधित है? एक गांव से संबंधित है।
एक स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करते हैं, सिद्ध बाबा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और अपने बीच से पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। तो ये क्या हो गया, हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। ठीक है, देखो ये नीचे के स्तर को आप समझ गए कि भैया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा हमारा वो कैसे काम करेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे काम करेगा आप समझ गए, गांव के स्तर में रहेगा और एक गांव के 10 से 20 सदस्य स्व सहायता समूह का निर्माण करेंगे। उसके बाद इसको समझने का प्रयास करिएगा, ग्राम स्तरीय संगठन को। पहले पढ़ते हैं इसमें क्या बोला है, विलेज लेवल फेडरेशन या ग्राम स्तरीय संगठन। ग्राम स्तरीय संगठन भी किसमें रहता है, ग्राम में रहता है। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है ये समझो, एक या दो गांव के 5 से 25 स्व सहायता समूह को मिलाकर एक ग्राम स्तरीय संगठन का निर्माण होता है। ठीक है, इसको फिर से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए, ये जो स्व सहायता समूह है ना उसका कोर पॉइंट है। ठीक है, अगर इस चीज को समझ गए आप लोग तो स्व सहायता समूह एकदम मक्खन हो जाएगा। इसमें और कुछ है ही नहीं पढ़ाने लायक जैसा, बहुत आसान है ये। ठीक है, अबे अपन पहले देखे कि भैया एक गांव में एक बेलगहना नाम का एक गांव है, उसमें 10-20 लोग मिलके एक स्व सहायता समूह का निर्माण किए हैं। एक गांव में एक स्व सहायता समूह का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो ये तो अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे, स्व सहायता समूह के बारे में। ठीक है, अब अपन को किसके बारे में पढ़ना है, अब अपन पढ़ रहे हैं विलेज लेवल फेडरेशन के बारे में। विलेज लेवल फेडरेशन, ग्राम संगठन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्राम संगठन। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्राम संगठन बोलते हैं। ठीक है, अब ग्राम संगठन क्या होता है कि एक या एक से अधिक गांव में, मान के चलो ये क्या है, बेलगहना है और ये है बहरामुड़ा। ठीक है, एक गांव का नाम है बेलगहना, दूसरे गांव का नाम क्या है, बहरामुड़ा। ठीक है, अब ये एक या एक से अधिक गांव के 5 से 25 सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। ठीक है, यही तो लिखा है, देखो क्या बोल रहा है, एक या, ठीक है यही तो लिखा है, एक या एक से अधिक गांव के 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलके, एक या दो गांव के 5 या 25 स्व सहायता समूह मिलके, मतलब एक गांव में जरूरी है क्या एक ही स्व सहायता समूह का, नहीं एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो एक गांव के एक या एक से अधिक दो गांव के 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलके देखो, एक या दो गांव के 5 या 25 स्व सहायता समूह मिलके, 5 या 25 स्व सहायता समूह मिलके एक ग्राम संगठन का, ग्राम स्तरीय संगठन भी बोल सकते हैं या ग्राम संगठन बोल सकते हैं या विलेज लेवल फेडरेशन बोल सकते हैं, का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, एक तो स्व सहायता समूह चाहिए, कितने, 5 से 25 स्व सहायता समूह। ठीक है, तो एक ग्राम संगठन का निर्माण होगा। ठीक है, इससे उसके बाद क्या होता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे में क्या बोला है देख लो पहले एक बार, फिर पढ़ते हैं इसको। इसमें बोला है संकुल स्तरीय संगठन क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अब ये होता कहां है, तो क्लस्टर में होता है भाई, संकुल में होता है, ये संकुल में होता है। अब इसमें होता है 10 ग्राम संगठनों को मिलाकर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण होता है। 10 ठो ग्राम संगठन मिल जाएंगे तो एक ठो क्या होगा, संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण होगा। आइए समझे इसको क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि आप स्टार्टिंग में आप देखें कि एक गांव के एक स्व सहायता समूह का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम ये बोले कि भैया एक गांव में जरूरी नहीं है कि एक ही स्व सहायता समूह, एक गांव में हो सकता है ऐसे 10 ठो स्व सहायता समूह हो जाए। ठीक है, तो ये जो एक या एक से अधिक दो गांव के 5 या 25 स्व सहायता समूह को मिला के, 5 या 25 स्व सहायता समूह को मिला के एक ग्राम संगठन का निर्माण होता है।
एक ग्राम संगठन में लगभग 5 या 25 स्व सहायता समूह होते हैं। मिनिमम संख्या 5 है, मैक्सिमम संख्या 25 है। वैसे ही इसमें बोल रहा है कि अगर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण करना है, संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करना है, एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक संकुल स्तरीय संगठन के निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करने के लिए हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हमको, ठीक है, हम क्या करेंगे? 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन को मिला के, 10 विलेज लेवल फेडरेशन को मिला के एक संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण होगा, ठीक है। और इसके नीचे क्या काम कर रहे हैं? 5 या 25 स्व सहायता समूह, ठीक है, मतलब 5 से 25, और इसके नीचे क्या काम कर रहा है? स्व सहायता समूह। तो स्व सहायता समूह मिलके क्या बना? सबसे पहले 5 से 25 स्व सहायता समूह मिलके एक विलेज लेवल फेडरेशन बना, ग्राम संगठन बना। उसके बाद 10 ठो ग्राम संगठन मिलके क्या बन गया? एक ठो संकुल स्तरीय संगठन बन गया। एक क्या बन गया? संकुल स्तरीय संगठन। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? इसमें बोल रहा है कि अगर भैया आपको संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करना है, अगर आपको संकुल स्तरीय संगठन का निर्माण करना है तो आपको 10 ग्राम संगठनों को मिलाकर एक संकुल स्तरीय संगठन का क्या करना पड़ेगा? निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक स्तरीय संगठन। ब्लॉक स्तरीय संगठन में क्या बोलना चाह रहा है कि 4 संकुल स्तरीय संगठन को मिला के एक ब्लॉक स्तरीय संगठन का निर्माण होगा, ठीक है। 4 संकुल स्तरीय संगठन को मिला के एक ब्लॉक स्तरीय संगठन का निर्माण होगा, और सबसे ऊपर रहेगा जिला स्तरीय संगठन। तो एक जिले में जितने ब्लॉक स्तरीय संगठन होंगे सभी को मिला के एक जिला स्तरीय संगठन का निर्माण होगा। तो अगर इसको मैं पूरी चर्चा को एक ड्राइंग में पिरोने का प्रयास करूं तो इसका एक ऐसा ड्राइंग बनता है, देखिएगा। सबसे पहले रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन में एक उस पूरे जिले में जितने ब्लॉक लेवल फेडरेशन होंगे, जितने भी ब्लॉक लेवल फेडरेशन होंगे सबको मिला के एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन मिलेगा, बन जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन के नीचे क्या रहेगा? ब्लॉक लेवल फेडरेशन, ब्लॉक स्तरीय संगठन या ब्लॉक लेवल फेडरेशन। अब ब्लॉक लेवल फेडरेशन कैसे बनेगा? तो अगर ये ब्लॉक लेवल फेडरेशन कैसे बनेगा, तो ये होगा, ब्लॉक लेवल फेडरेशन का निर्माण करना है तो 4 ठो क्लस्टर लेवल फेडरेशन को मिला के एक ठो ब्लॉक लेवल फेडरेशन बनता है। 4 ठो क्लस्टर लेवल फेडरेशन मिला के एक ठो ब्लॉक लेवल फेडरेशन बनता है, ठीक है। अब ब्लॉक लेवल फेडरेशन के नीचे क्या रहता है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर लेवल फेडरेशन का विकास कैसे होता है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन कैसे बनता है? 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिलके, 10 ठो विलेज लेवल फेडरेशन मिलके एक ठो क्लस्टर लेवल फेडरेशन का निर्माण होता है, जिसको अपन संकुल स्तरीय संगठन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नीचे विलेज लेवल फेडरेशन रहता है। अब विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण कैसे होता है? तो विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण होगा 5 से 25 स्व सहायता समूह, SHG स्व सहायता समूह मिलके एक विलेज लेवल फेडरेशन का निर्माण करते हैं। और सबसे नीचे क्या रहता है? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बनता है? 10 से 20 लोग मिलके एक किसका निर्माण करते हैं? SHG का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक SHG का निर्माण करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि इस क्लास के संबंध में आपको कोई डाउट क्रिएट हुआ है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ़ोन में 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल हैं। स्व सहायता समूह से संबंध में कोई डाउट है तो ऑनलाइन हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर जुड़ा है आपके पास, ठीक है। तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। मेरे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।